नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था से रिलेटेड होने वाला है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को एक-एक करके देख सकते हैं। या फिर मैं इस वीडियो के अंत में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूँगा ताकि आपको उन वीडियोस को ढूँढने में परेशानी ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजाति अभी तक माने गए हैं कि 32 जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है? और इन जनजातियों के बीच विभिन्नता के कारण ही इनके शासन व्यवस्था में विभिन्नताएं पाई जाती है। हर एक जनजाति की शासन व्यवस्था एक अलग प्रकार की होती थी, अन्य जाति से थोड़ा भिन्न होता था, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो अलग-अलग पाई जाती है। तो इन्हीं विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो जनजाति है वो है लोहरा या फिर लोहार जनजाति। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड के लोहार जनजाति थी उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, ठीक है? तो इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं थी, परंतु अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने हेतु इनकी जाति पंचायत होती थी। तो जो लोहार या फिर लोहरा जनजाति थी, इनकी कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है? जिसका जिक्र हमें मिले। परंतु इनकी जो जातिगत समस्याएं होती थी, इनके जो आपसी मतभेद या फिर आपसी झगड़े होते थे, इन सब को सुलझाने के लिए, इनको निपटारा करने के लिए इनकी अलग से जाति पंचायत होती थी, ठीक है? इनके जाति समूह द्वारा एक पंचायत का गठन किया जाता था और वो पंचायत उनके आपसी विवादों का निपटारा करता था, ठीक है? दो गांव के बीच के विवादों का निपटारा किसी खास मौके पर निर्मित अंतर ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता था। अगर दो गांवों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद होता था तो उसको निपटान करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए एक अंतर ग्रामीण परिषद का निर्माण किया जाता था, जो कि फैसला लेता था कि किसके पक्ष में कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है? ये फैसला लेने का काम कौन करता था? अंतर ग्रामीण परिषद, ठीक है? इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि जो एक गांव के बीच, दो परिवार के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, उनको सुलझाने के लिए जाति पंचायत होती थी, ठीक है? और जो दो गांवों के बीच अगर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, उनको सुलझाने के लिए अंतर ग्रामीण परिषद होता है। इन दो चीज़ों को आप याद रखें। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है भूमिज। इस जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है, ठीक है? तो इस जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होता था उसे प्रधान कहा जाता है, ठीक है? इस जनजाति में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों में बराबर किया जाता है, जैसे कि आज भी होता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है, ठीक है? इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो भूमिज जो जनजाति थी, इनके मुख्य बातें कौन-कौन सी थी? इनकी जो जनजातीय पंचायत होती थी, इनका मुखिया को हम लोग प्रधान कहते हैं, ठीक है? और इनके जो पैतृक संपत्ति होते हैं, जो पिता की संपत्ति होता था, उन पे भाइयों का अधिकार होता था और भाइयों में वे बराबर बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाता था, ठीक है? यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता था। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह अर्थात कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो जनजाति है वो है महली जनजाति। इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है
तथा इसी के माध्यम से आपसी विवादों का समाधान किया जाता है। तो जो महली जनजाति थी, इसकी भी किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था नहीं थी, परंतु जो ग्रामीण स्तर पर किसी भी झगड़े या फिर जो विवाद होते थे, उनको सुलझाने के लिए पंचायत का गठन किया जाता था। ठीक है। अपराधी को आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। ठीक है। जो अपराधी होते थे विभिन्न मामलों के, उनको उनके आपराधिक के हिसाब से उनको आर्थिक या फिर शारीरिक दंड दिया जाता था। गंभीर अपराध के दोषी को सामूहिक भोज देने की सजा सुनाई जाती थी। ठीक है। और जो गंभीर अपराधी होता है, जो यौन संबंधी अपराधी होते थे, उनको सामूहिक भोज देने की सजा सुनाई जाती थी। ठीक है। अर्थात कि उन्हें सभी गांव वालों को बुला के भोज देने की परंपरा होती थी। माल पहाड़िया, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग माझी शासन व्यवस्था अर्थात कि संथाल के जो शासन व्यवस्था हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें भी पढ़ा था कि जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है माझी कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग जो माल पहाड़िया होते थे, उनके ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता था, उनको भी माझी कहते थे। ठीक है। माझी की सहायता के लिए गोड़ाइत तथा दीवान होते हैं। ठीक है। और जो माझी माझी की सहायता करते थे, उनका क्या कहते थे, गोड़ाइत या फिर दीवान। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो माल पहाड़ी या शासन व्यवस्था थी, उसमें जो माझी की सहायता करते थे, उनको क्या कहते हैं? तो क्या होगा उसका आंसर? गोड़ाइत या फिर दीवान कहा जाता था। ठीक है। और पंचायत का जो फैसला लेता था, उसको माझी द्वारा फैसला लिया जाता था। ठीक है। और अगर उस फैसले को कोई अवहेलना करता है, अगर उस फैसले को मानने से इनकार कर देता है, तो उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो या दो से अधिक गांवों के बीच के जो विवाद होते थे, उनको अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता था, जिसे मुख्य सरदार कहलाता है। ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवाद होते थे, ठीक है, उनको एक अंतर ग्रामीण पंचायत का, जो कि दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर बनाया जाता है पंचायत, उसको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक गांवों के बीच के विवाद होते हैं, तो उसी अंतर ग्रामीण पंचायत में उसका निपटारा किया जाता था। और उसका जो मुख्य होता था, ठीक है, जो मुखिया होता था, उसे हम लोग सरदार कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो गांव का मुखिया होता है, उसे माझी कहते हैं। ठीक है। और जो दो गांव का जो अंतर्ग्रामीण पंचायत बनाया गया है, उसका मुखिया जो होता है, उसे सरदार कहते हैं। ठीक है। और इस जनजाति में बिटलाहा जैसी सजा का प्रावधान नहीं था। हम लोगों ने बिटलाहा सजा जो पढ़े थे माझी शासन व्यवस्था में, जो कि सबसे कठोर सजा होती थी, जिसमें से उसको गांव से निकाल दिया जाता था। तो उस प्रकार से कोई भी सजा नहीं होती थी उन्हें। इसमें तो प्रावधान है गांव से निकालने का, लेकिन उसमें गांव से निकालने के साथ साथ और भी कठोर यातनाएं दिया जाता था, जो कि इस शासन व्यवस्था में नहीं थी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो जनजाति है वो है सोरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया की भांति ही इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि पहाड़िया की जो शासन व्यवस्था थी, उसके जो गांव का प्रधान होता है, जो पंचायत का प्रधान होता है, उसे माझी कहते हैं। उसी प्रकार सोरिया पहाड़िया जनजाति के जो गांव के प्रधान होते थे, उनको भी माझी कहते थे। ठीक है। माझी का मुख्य कार्य सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना होता है। साथ ही वह धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन भी करता है। और माझी का मुख्य कार्य क्या होता था? वे गांव के जो जितने भी झगड़े होते थे, पारिवारिक झगड़ा, विवाह संबंधी झगड़ा या फिर भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का झगड़ा होता था, उन सबको संपादन करने का, निपटारा करने का कार्य होता था माझी का। ठीक है। माझी के कार्यों में गुणायत उसकी सहायता करता है। ठीक है। और उसके कार्यों में गुणायत उसका सहायता करता था। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांव का एक नायक होता था। ठीक है। और 15 से 20 गांव को मिलाकर एक नायक का गठन किया जाता था। वहीं 78 से 80 गांव को मिलाकर सरदार की व्यवस्था होती थी। इन दोनों का कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा होता है। ठीक है।
तो सोरिया पहाड़िया जनजाति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव के बीच जो निपटारा होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया को हम लोग माझी कहते हैं। ठीक है। और माझी की सहायता के लिए गोड़ायत नाम का एक पद होता है जो कि माझी की सहायता करता है। ठीक है। वहीं अंतर ग्रामीण अर्थात कि दो या दो से अधिक गांवों के बीच जो झगड़े होते हैं उनको निपटारा करने के लिए दो पद होता था, नायक और सरदार, जिसमें से नायक का पद 15 से 20 गांवों को मिलकर बनाया गया था और उसके बाद जो सरदार का पद होता था उसे 78 से 80 गांवों के बीच जो अंतर ग्रामीण विवाद होता था उनको सुलझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है करमाली। ठीक है। करमाली जनजाति के बारे में चलिए जानते हैं डिटेल में। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते थे। तो जो करमाली जनजाति थी इनकी जो शासन व्यवस्था थी, इनके जो पद होते थे वे सभी पद कैसे होते थे? वंशानुगत होते थे। अर्थात कि जो पद पिता का होगा, अगर पिता मुखिया है तो उसका पुत्र भी मुखिया बनेगा। ठीक है। अगर पिता गुणायत है अर्थात कि मुखिया की सहायता करता है तो उसका पद भी, उसका पुत्र का पद भी गुणायत का पद होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है। मतलब इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता था। ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं था। जो भी फैसला लेता था, जो गांव का प्रधान होता था, वंशानुक्रम में जो गांव का प्रधान बनता था वही सारे फैसलों का निपटारा करता था। गांव में जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है और यह पद वंशानुगत होता है। तो इसका जो जातीय पंचायत था, इसका जो मुखिया था, जो प्रमुख होता था, उसे क्या कहते हैं? उसे मालिक कहा जाता था। और ये जो मालिक का पद होता है ये वंशानुगत होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो करमाली जनजाति है इसके सभी पद वंशानुगत थे, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो गांव का प्रधान होता था उसका पद भी वंशानुगत ही होगा। मालिक जो है गांव के विवाह, गोत्र, यौन अपराध आदि मामलों का निष्पादन करता था। तो जो विवाह संबंधी मामले होते थे या फिर गोत्र संबंधी, यौन संबंधी अपराध होते थे, उनका निष्पादन ये जो मालिक है वो करता था। उस समय दहेज प्रथा भी थी। अगर इससे संबंधित कोई मामला होता था तो उनका निपटारा भी ये जो मालिक होता था ये करता था। ठीक है। परगना स्तर पर 7 गवाइये नामक पंचायत होता है जिसकी प्रमुख कार्य अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। तो अंतरग्रामीण जो विवाद होते थे उनका जो निपटारा होता था वो गवाइये नाम का एक पंचायत होता था, वहाँ पे इसका निपटारा किया जाता था। परगना के ऊपर 20 से 22 गांवों की एक पंचायत होती है जिसे बाईसी कहा जाता है और इससे ऊपर गवैया के ऊपर एक अलग पंचायत होती है जो 20 से 22 गांवों को मिलकर बनाया गया था, उसे बाईसी कहा जाता है। ठीक है। इस जनजाति में शारीरिक के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान था। अपराधी को शारीरिक के साथ साथ आर्थिक दंड भी दिया जाता था। गोड़ायत द्वारा पंचायत की बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाया जाता था और जो गोड़ायत होता है वो जितने भी पंचायत द्वारा फैसले लिए जाते थे उनको गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य करता था। तो जो करमाली जनजाति है इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा पढ़े? इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें था कि इसकी जो शासन व्यवस्था थी, इसके जो पद होते थे वे सारे वंशानुगत होते थे और इसके जो प्रधान होते थे उनको हम लोग मालिक कहते हैं। ठीक है। और मालिक का काम होता है विवाह, गोत्र, यौन अपराध इन सभी मामलों का निष्पादन करना। ठीक है। और जो परगना स्तर पर इसमें एक पंचायत समिति बनाया जाता है जिसको हम लोग गवैया के नाम से जाना जाता है। गवैया के ऊपर 20-22 गांवों को मिलकर एक पंचायत बनाया जाता था जिसे हम लोग बाईसी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो आपराधिक दंड कौन कौन से होते थे? इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान था। ठीक है। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति है वो है परहिया जनजाति। इस जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। इसका सहायक कहतो या फिर खतो कहलाता है। महतो द्वारा
प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो परिया जो जनजाति थी, इसकी शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता था, उसको हम लोग महतो कहते हैं, ठीक है, उसको महतो कहते हैं। और जो महतो की सहायता के लिए होता है, उसे कहतो या फिर खतो कहते हैं, ठीक है। और जो महतो होता था, वह विभिन्न प्रकार से स्थापित जो नियम थे, मतलब जो परंपरागत नियम चले आ रहे हैं, उनके हिसाब से वो निर्णय सुनाता था, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है, जिसे भैयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। और प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में एक जाति पंचायत होती थी, जिसको भैयारी या फिर जाति गोठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8 से 10 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। यह एक या अधिक गांव के विवादों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। और इस समिति में एक या अधिक गांवों के जो विवाद होते थे, इनका निपटारा किया जाता है, ठीक है। गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा किया जाता था। गांव के कल्याण हेतु बेगा द्वारा पूजा पाठ आदि संबंधित क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। तो जो परिया जनजाति है, इनके जो प्रमुख बातें हैं, उन सबको हम लोग जान लेते हैं। पहला तो इस जनजाति का प्रमुख जो होता था, पंचायत का जो प्रमुख होता था, उसे महतो कहते हैं, ठीक है। महतो द्वारा विभिन्न नियमों के आधार पर, जो कि परंपरागत रूप से चली आ रही है, उनके आधार पर वह जो निर्णय है वो सुनाता था, ठीक है। और प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती थी, जिसको भैरवी या फिर जाति गोठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 8-10 गांवों के बीच जो जाति पंचायत होती थी, उसको कारा भैरवी कहा जाता है। यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है, और दोनों बातों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो जाति पंचायत होती थी प्रत्येक गांव की, उसे हम लोग कारा भैरवी या फिर जाति गोठ कहते हैं। और जो अंतरग्रामीण पंचायत होती थी 8-10 गांवों को मिलाकर, उसे कारा भैरवी कहा जाता है, ठीक है। और गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा किया जाता था, अर्थात कि पूजा पाठ करवाना होता था, या फिर कहीं मेला या फिर संगोष्ठी का आयोजन करवाना होता था, तो वो महतो द्वारा किया जाता था, ठीक है। गांव के कल्याण हेतु बेगा द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। और एक पद होता था जो पुजारी का पद होता था, उसको हम लोग बेगा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है कोरबा या फिर कोरवा जनजाति, ठीक है। तो जो कोरबा या फिर कोरवा जनजाति होती थी, उनकी अपनी जातीय पंचायत होती थी। इनके माध्यम से शादी विवाह, यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डायन, बिसाही आदि के मामलों का निष्पादन किया जाता था, ठीक है। कोरबा जनजाति के अपनी एक अलग जाति पंचायत होती थी, जिसमें कौन कौन मामले आते थे, जिसका वो निपटारा करता था। यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डायन, बिसाही आदि जैसे मामलों का निपटारा वो इस समिति द्वारा करते थे। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, ठीक है। अंतर ग्रामीण विवादों के निपटारे के लिए बड़ा मुखिया नामक पद होता है। और इस जनजाति में गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों का सत्यता का पता लगाया, मतलब जैसे कि आज कोर्ट में पेश किया जाता है गवाहों को, उसी प्रकार की शासन व्यवस्था कोरबा जनजाति में थी। जाति के बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा की ही भांति समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, ठीक है। और उसमें जाति प्रथा अधिक मात्रा में देखी जा सकती थी। अगर कोई व्यक्ति जाति से बाहर किसी से विवाह करता था, तो उसे देश से राज्य जो गांव होते थे, उससे निकाल दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था, ठीक है। समाज से निष्कासित व्यक्ति भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल किया जा सकता था। इस प्रथा को भात भीतर कहा जाता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, वह व्यक्ति भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल हो सकता था, जिसे हम लोग भात भीतर प्रथा भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो जनजाति है वो है असुर जनजाति। तो चलिए जानते हैं असुर जनजाति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी। असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, बेगा, पुजारी तथा गोड़ाइत होते थे। तो जो असुर पंचायत थी, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था थी, उसके जो अधिकारी होते थे उनको महतो, बेगा, पुजारी तथा गोड़ाइत कहते थे, ठीक है।
असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते थे और इस जनजाति में जो भी गांव के वयस्क होते थे, ठीक है, वे भाग ले सकते थे। 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर पंच का निर्माण करते हैं। गांव के सभी विवादों का निपटारा पंच द्वारा ही किया जाता है। पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं और गांव को जो वरिष्ठ व्यक्ति थे उनको मिलकर गांव में पंच का निर्माण किया जाता था और गांव में जितने भी विवाद होते थे उन सब का निपटारा उन्हीं पंचों द्वारा किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो जनजाति है वो है बिरहोर जनजाति, ठीक है। तो जो बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बंटे होते हैं जिसे टंडा कहा जाता है। यह टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन है तथा मुखिया नाये कहलाते हैं, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति के लोग जो शिकार समूह के रूप में बंटे हुए थे जिन्हें टंडा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टंडा को याद रखिएगा कि बिरहोर जाति जो शिकार समूह होता था उसे टंडा कहा जाता था, ठीक है। टंडा ही बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन था और वही बिरहोर जनजाति का जो सर्वोच्च संगठन होता था वही टंडा होता था, ठीक है, जिसका मुखिया को नायक कहते हैं। नायक की सहयोगी के लिए दीवार या फिर कोतवार होता था, ठीक है। गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नए के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो नाई या फिर टंडा होते थे उनके साथ परिवार के जो मुखिया होते थे वे साथ में होते थे और सभी जितने भी मामले होते थे वे मिलकर उसका समाधान निकालते थे, ठीक है। उसके बाद जो जनजाति है वो है बिरजिया जनजाति, ठीक है। तो इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसके मुखिया कोई गणमान्य व्यक्ति होता है, ठीक है। तो जो बिरजिया जनजाति थी इसमें जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती थी, अर्थात कि बिरजिया जाति की एक अलग जातीय पंचायत होती थी और इसका मुखिया एक गणमान्य व्यक्ति होता था। जातीय पंचायत द्वारा सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता था। इनकी जातीय पंचायत में बेगा, बेसरा, धावक आदि गांव के बुजुर्ग व सम्मानित व्यक्ति शामिल होते थे। तो बिरजिया जनजाति के कौन कौन से मुख्य पद थे? बेगा का पद था, बेसरा और धावक, ये 3 पद मुख्य होता था जिसमें कि गांव के बुजुर्ग तथा सम्मानित व्यक्ति शामिल होता था, ठीक है। उसके बाद का जो जनजाति है वो है सबर जनजाति। तो सबर जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। तो जो सबर जनजाति थी उसकी भी एक अलग पंचायत होती थी, ठीक है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है, ठीक है। प्रधान की सहायता गुड़ाइत द्वारा किया जाता है जो प्रधान के सभी आदेशों एवं संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। जाति पंचायत द्वारा ही गांव के सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। जातीय पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। तो सबर जो जनजाति थी उनके प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? इनकी जो जाति पंचायत होती थी इनका प्रमुख क्या कहलाता था? प्रधान कहलाता था, ठीक है। और प्रधान की सहायता के लिए गुड़ाइत होता था जो कि उनके आदेशों तक जो आदेश होते थे उनको गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य करता था और गांव वालों की जो समस्याएं होती थी उनको मुखिया तक अर्थात कि जो प्रधान होता है उस तक पहुंचाने का कार्य करता था, ठीक है। जाति पंचायत द्वारा ही गांव के जितने भी विवाद या फिर मामले झगड़े होते थे उन सब का समाधान किया जाता था। जातीय पंचायत के सभी पद जो होते थे वे वंशानुगत होते थे। ओके। जो नेक्स्ट जनजाति है वो है खोंड जनजाति, ठीक है। तो खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता था जो गांव के सभी विवादों का समाधान करता था। वर्तमान समय में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो खोंड जो जनजाति है वो उसमें गांव का मुखिया को गोटिया कहा जाता था, ठीक है। और वही गांव के जितने भी छोटे मोटे विवाद होते थे उन सब का समाधान करता था, ठीक है। वर्तमान समय में इस जनजाति की सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है और वर्तमान जो स्थिति है इस जनजाति की तो उसमें सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है जो गांव का पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। ये गोटिया जो थी ये पहले जो गोंड जनजाति का प्रधान होता था उसे कहते थे, ठीक है। उसके बाद जो जनजाति है बथुड़ी
जनजाति। तो चलिए जानते हैं बथुड़ी जनजाति की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी। बथुड़ी जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रधान दोहर कहलाता था। तो बथुड़ी जनजाति के जो प्रधान होते थे उसको दोहर कहते हैं। यह पद वंशानुगत होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन करता है। और जो बथुड़ी के जो प्रधान होते थे ग्राम पंचायत के दोहर, इसका जो पद होता था ये भी वंशानुगत होता था। अर्थात कि अगर पिता दोहर है, पिता अगर प्रधान है गांव का, तो उसका पुत्र भी प्रधान होगा। ठीक है। झारखंड के अधिकतर जो भी शासन व्यवस्था थी उसके प्रधान का जो पद होता था, ठीक है, वो वंशानुगत ही होता था अधिकतर शासन व्यवस्था में। कुछ कुछ शासन व्यवस्था में वो चुनाव होता था, ठीक है, और पंचों द्वारा जो जिसको प्रधान चुना जाता था वो होता था, ठीक है, लेकिन अधिकतर में जो होता था वो वंशानुगत ही होता था। इस जनजाति में सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता था, ठीक है, और इस जनजाति में जितने भी विवाद थे उनका निराकरण करने का जो उत्तरदायित्व था वो पंचायत के ऊपर ही था। अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। सगोत्र विवाह गंभीर अपराध माना जाता था, ठीक है। तो बथुड़ी जनजाति की इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कौन कौन से सीखे। पहला तो इसका प्रधान जो है दोहर कहलाता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट और यही क्वेश्चन से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बथुड़ी जो जनजाति थी उसके प्रधान को क्या कहा जाता था, वो दोहर कहा जाता था, ठीक है। और ये सब तो कॉमन है कि वंशानुगत होती थी और ये धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करता था, ठीक है। और जनजाति के सभी मामले जो होते थे इसका निपटारा पंचायत द्वारा किया जाता था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि सगोत्र विवाह जो होता है, ठीक है, वो गंभीर अपराध माना जाता था इस जनजाति में, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति पे आते हैं हम लोग, किसान, ठीक है। तो इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जो गांव के विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक है। कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना होती है जो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। ये चीज याद रखना है कि परगना पंचायत होती थी किसान जनजाति में, जो कि अंतर ग्रामीण जो विवाद होते थे उनका निपटारा करते हैं। पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होता था, ठीक है। इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको महतो, कोतवाल या फिर सरदार के पद में विभाजित किया गया था, ठीक है। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्चा वहन करना पड़ता था। और जो पंचायत का बैठक बुलाता था उसको जितने भी खर्चे आते थे पंचायत के बैठक में उन सारे खर्चों का वहन करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बंजारा जनजाति। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती थी। गांव की समस्याओं का निराकरण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता था जिसका प्रमुख नायक होता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो बंजारा जाति में जनजाति में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं थी। बस अपनी समस्याओं का जो निवारण करना है उसके लिए एक सामुदायिक परिषद होता था और उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं होती थी गांव में उनका निपटारा किया जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बिंजिया जनजाति। हम लोग सारी जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा तेज़ी से भाग रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं ताकि आपको सारे टॉपिक सारे जनजाति अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो जनजाति है बिंजिया जनजाति, इसके बारे में जानते हैं। इस जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसकी प्रधान मादी या फिर गद्दी होती है। जातीय पंचायत का निराकरण जातीय पंचायत में ही किया जाता है। तो जो बिंझिया जनजाति है इसकी जो जातीय पंचायत होती थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके उसके जो जातीय पंचायत के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते हैं, उसको मादी या फिर गद्दी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जातीय मामले जितने भी गांव में मामले होते थे उनका निराकरण इसी जातीय पंचायत के द्वारा किया जाता था। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर
एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। ठीक है। और इस जनजाति में प्रत्येक घर के जो प्रतिनिधि होते हैं एक सदस्य का निर्माण करते हैं, और इस सदस्य का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, करटाहा कहा जाता है। ठीक है। करटाहा ही सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है तथा इसका फैसला अंतिम व सभी को मान्य होता है। और जो करटाहा होता है ये गांव से जी रिलेटेड जो भी समस्याएं होती थी उनका निराकरण करता है, और जो इसका फैसला होता है वही फैसला अंतिम तथा सभी के लिए मान्य होता है। इस जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है तथा गोमांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। इसमें जो गोमांस का भक्षण से वर्जित था इस जनजाति में, और जो ऐसा करता था उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। और कुछ अपराधों के मामलों में गांव को सामूहिक भोज देने पर गांव से बहिष्कृत लोगों को पुनः समाज में शामिल किया जा सकता था। ठीक है। उसके बाद जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है, और झारखंड के किसी भी एग्जाम में आपको गोंड जनजाति से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया बेगा होता है जिसे सायाना कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। और इसका जो मुखिया होता है उसको सायाना कहा जाता है, बेगा या फिर सायाना कहा जाता है। ठीक है। गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत में ही किया जाता है जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाता है। और ये जो दंड था ये कॉमन था उस टाइम। ठीक है। अगर कोई पंचायत के फैसले की अवहेलना करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। क्षमा मांगने एवं जाति बुझ देने पर उसे पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता था। उसके बाद जो जनजाति है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है, जो है कि चेरो जनजाति। ठीक है। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है जिसकी अपनी पंचायत होती है। इसी पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का समाधान होता है। तो जो चेरो पंचायत है इसमें भी अपनी जातिगत पंचायत होती थी, और इसी पंचायत में जितने भी विवाद होते थे गांव से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, इनका समाधान होता है। इस जनजाति में गांव के अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया तथा जिला स्तर के पंचायत का मुखिया सभापति कहलाता है। और इसमें जो गांव स्तर का मुखिया होता है उसे जो प्रधान होता है उसे मुखिया कहलाते हैं, और जो जिला स्तर के पंचायत के प्रधान होते हैं उसे सभापति कहलाती है। ठीक है। चिक बड़ाइक, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है। ठीक है। और जो इसमें कई गांव मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका मुखिया राजा कहलाता है। राजा की सहायता दीवान पांड्रे के द्वारा आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इतने सारे हम लोगों ने जनजाति के बारे में पढ़ा जो कि झारखंड के जनजाति हैं विभिन्न प्रकार के, और इनकी स्वशासन प्रणाली के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे। अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दे। ठीक है। और अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।